अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। सियासत से ख़बर ये है कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के दरमियान मुज़ाकरात के लिए रब्ता हुआ है। ये ख़बर है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने हुकूमत से रब्ता किया और ये भी बताया जा रहा है हुकूमती ज़राए की जानिब से कि ये रब्ता होने के बाद पेशकश कबूल भी कर ली गई है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की हुकूमत की जानिब से, और जो एतमाद साजी और एक अच्छा माहौल बनाने के लिए ये पेशकश कबूल की गई है। ये भी ज़रा दावा करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो पुराने मुतालबात थे उससे वो 2 कदम पीछे हटी है। यानी आपको पता है इनिशियली बानी की रिहाई या सीरान की रिहाई का मुतालबा किया गया था, लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी नज़र आता है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ 9 मई और 24 नवंबर की जो इंक्वायरीज़ हैं और ख़ासकर जुडिशल इंक्वायरीज़, उसके मुतालबे से पीछे नहीं हटी है। आज असम्बली में ही देख लीजिए, पहले गौहर साहब ने, फिर उमर अयूब ने इस बात को दोहराया कि वो ना सिर्फ चाहते हैं कि 9 मई का मामला बैठ जाए, धूल बैठ जाए इसके ऊपर, बल्कि ये भी कहा कि 9 मई और 24 नवंबर के ऊपर इंक्वायरी कमीशंस बनाई जाएँ, जुडिशल कमीशंस बनाई जाएँ और सच सामने लाया जाए। एक तरफ तो ये जहां पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ समझती है कि उनके साथ, उनकी पार्टी के साथ दोनों मामलात के ऊपर, दोनों वाक़यात के ऊपर गलत हुआ और उनके ख़िलाफ़ साजिश हुई, रियासत की तरफ से जबर हुआ मुबैना तौर पर, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत और रियासत ये समझती है कि 9 मई और 26 में रियासत के ख़िलाफ़ हमला था, बगावत थी। 9 मई पर भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने हमला किया रियासत के ऊपर, और 24 नवंबर को भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने सारा का सारा मामला ख़राब किया। अब ये जो मामला है और इल्ज़ामात हैं बड़े संजीदा सवाल, और अपनी डिस्कशन यहाँ से शुरू करते हैं कि इस मामले की ये जो दोनों वाक़यात हैं, तहकीकात होनी किस तरह से चाहिए। हम इस डिस्कशन के लिए ज्वाइन कर रहे हैं शहजाद इकबाल साहब, रीमा उमर साहिबा, सलीम साफ़ी साहब और उमर चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद, आप सबसे पहले बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ तो जुडिशल कमीशन का मुतालबा करिए दोनों मामलात के ऊपर, आपकी क्या राय है, क्या बेहतर तरीक़ाकार होगा? बहुत शुक्रिया अलीना। 9 मई के हवाले से तो मेरे ख्याल से बहुत अरसा हो गया तहरीक इंसाफ की यही डिमांड रही है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और वो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लेके गए थे, लेकिन उस हवाले से कोई पेशरफ हुई नहीं। हुकूमत हो, चाहे केयर टेकर या इससे पहले पीडीएम और अब ये हुकूमत, वो तो उन्होंने इस हवाले से कोई पेशरफ कभी दिखाई नहीं है। और जो केसेस हैं वो आपको पता है कि टेररिज्म कोर्ट में भी चल रहे हैं, कुछ केसेस मिलिट्री कोर्ट में चल रहे हैं, तो वहां से तो कोई पेशरफ हुई नहीं है। 26 नवंबर क्योंकि अभी रिसेंट वाकया है, तो इसके हवाले से भी अब जो है जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया है तहरीक इंसाफ ने। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी फोरम पे जो सियासी मामला है वो हल हो सकता है। हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है कि जो लोग इसमें मुलविस थे 9 मई में या 26 नवंबर में, अगर तशद्दुद के वाकयात में कोई मुलविस थे, उनके हवाले से सजा जजा ये तो आप कर सकते हैं अदालतों और कानून के जरिए। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि ये मामला वैसे किसी जुडिशल कमीशन से सुलझेगा। ये बहरहाल इसमें एक सियासी अंसर इसका जरूर है, और ये सियासी तौर पे ही हल हो सकेगा मामला। क्या वो इन मुज़ाकरात के जरिए होगा, जिसमें सुनने में आ रहा है कि शायद नून लीग ने भी कुछ पेशरफ दिखाई है? इट्स टू अर्ली टू से। हमने पहले भी इस तरह की बातें सुनी है, लेकिन उसका हमने कोई कंक्लूजन नहीं देखा है। तो कितनी सीरियसनेस है दोनों साइड्स पे? तहरीक इंसाफ की साइड पे तो अब सीरियसनेस लग रही है, क्योंकि शायद उनके तमाम जो कार्ड थे वो फ्लॉप ही हो चुके हैं। फ्लॉप इन द सेंस के जो उनके मुतालबात थे वो तो नहीं माने गए। अब हुकूमत इस वक्त बड़ी स्ट्रॉन्ग फील कर रही है, तो क्या वो भी बैठेगी उनके साथ मुज़ाकरात के लिए? इट्स टू अर्ली टू से। लेकिन देखिए, अब ये जो एक मामला है जुडिशल कमीशन का, आपने देखा कि अभी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो आईनी बेंच ने 3-4 अहम केसेस हैं जो कि इस हफ्ते के लिए मुकर्रर किए हुए हैं, जिसमें 9 मई के हवाले से भी था, मिलिट्री कोर्ट के हवाले से भी था, तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक और केसेस भी थे। और इस पे जो रिस्पॉन्स आया एटलीस्ट मेरे शो पर, शोएब शाहीन साहब ने कहा कि हम तो तस्लीम ही नहीं करते इस आईनी बेंच को। ये वो आईनी बेंच है जिसको गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया है, तैनात किया है, तो हम तो इस पे हमारे तो कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं। हम तो चाहते हैं कि पहले 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो पिटिशंस हैं वो सुनी जाएं, जैसे कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने खत में लिखा था, उसके बाद ये मामला होगा। तो उनका तो कोई कॉन्फिडेंस है ही नहीं इस आईनी बेंच पे। तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई ये, अगर हम कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, तो आप एक जुडिशल कमीशन बना देंगे, उसमें ये पता चल जाएगा कि क्या हुआ था 9 मई को, क्या हुआ 26 मई को, और उस तरीके से मामला आगे बढ़ेंगे। मैं इसको इस तरह विजुलाइज नहीं कर रहा। मुझे तो लगता है कि इन मसाइल के हल के लिए बहरहाल जो सोल्यूशन होगा वो पॉलिटिकली निकलेगा। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को भी तहकीकात से पीछे हटना होगा, और जैसे स्टेटस को है वैसे ही मेंटेन करके दोनों साइड से बस आगे बढ़ जाया जाए? नहीं अलीना, जो तहकीकात होनी है ना, देखें जो पुरतशद्दुद वाकयात थे उनकी तो आप तहकीकात कर लें,
लेकिन इसमें एक सियासी एलिमेंट भी है ना। मिसाल के तौर पे शाह महमूद कुरैशी साहब तो थे ही नहीं, उनके ऊपर केसेस लाहौर में भी बने, इस्लामाबाद में भी बने। अब वो आप किसी अदालत के जरिए, जुडिशल कमीशन के जरिए कैसे उसको साबित करेंगे? तो वहां मैं यही कह रहा हूँ कि इसमें ऑब्वियसली जो रिस्पॉन्स था 9 मई के बाद रियासत का, उसमें सिर्फ हमने ये नहीं देखा कि जो जिनके ऊपर इल्जाम था उनकी गिरफ्तारियां हुई, सियासी पार्टी को भी तोड़ा गया, लोगों को निकाला गया, तो उसका एक उसके सियासी इंप्लीकेशंस भी थे। तो मैं ये कह रहा हूं कि जहां आपको ये मामला अदालत में चलाने पड़ेंगे, वहीं पे इसका आपको एक सियासी हल भी ढूंढना पड़ेगा। जहां तक जुडिशल कमीशन की बात है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस वक्त अगर आईनी बेंच कोई जुडिशल कमीशन बनाता है या उसमें वो जजेस होते हैं जो कि आईनी बेंच का हिस्सा है, तो उस पर तो तहरीक इंसाफ एतमाद करने के लिए तैयार ही नहीं है। अभी आपको याद होगा, शायद कल परसों अलीमा खान साहिबा ने कहा था कि इमरान खान ने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के टॉप 3 जजेस हैं उन पर एक जुडिशल कमीशन बना दिया जाए, यानी कि उसमें जस्टिस याया आफरीदी होंगे, मंसूर अली साहब होंगे, मुनीब अख्तर साहब होंगे। अब आप बताइए कि क्या हुकूमत इस किस्म के बेंच को तस्लीम करेगी? क्योंकि वो तो ओपनली मुनीब अख्तर साहब के हवाले से या फिर मंसूर अली शाह साहब के हवाले से अदम एतमाद का इजहार करते रहे। या फिर सुप्रीम कोर्ट क्या इमरान खान के सुनते हुए इस तरह का कोई जुडिशल कमीशन बना लेगा? तो ये तो मुझे कोई स्टार्टर ही नहीं लग रहा कि जुडिशल कमीशन बने और फिर ये सियासी मामला सारे हल हो जाए। तो मेरे पास कोई क्लियर इसका जवाब नहीं है, बट हाँ, पॉलिटिकली हल निकल सकता है, इसके अलावा कोई सोल्यूशन नहीं नजर आ रहा मुझे इसका। अच्छा उमर जी, वैसा मसला ये है, दोनों तरफ से बड़े संजीदा इल्जामात हैं। एक तरफ तो रियासत कहती है हमने अपनी तहकीकात करवा ली है, 9 मई से मुतल्लिक हमें पता है, 26 नवंबर से मुतल्लिक अता तारर साहब को आप रोज़ सुनते हैं, वो कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं है, हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, तहकीकात हैं, स्लाइड शो करते हैं वो। लेकिन दूसरी तरफ से PTI कह रही है भाई हमारे बंदे मरे हैं, गोली चली है, पता तो चलना चाहिए क्या हुआ है। अलीना, जिस तरह शहजाद बात कर रहे थे, ओवरऑल तकसीम इतनी ज़्यादा है कि इसमें हर एक के अपने जजेज़ हैं, हर एक के अपने जर्नलिस्ट हैं और हर एक के एक अपने हकायक भी हैं कि आप उनकी बात सुन रहे हैं या दूसरे की बात सुन रहे हैं। अगर हम अभी 26 नवंबर की बात करें, 26 नवंबर गोली पर जब बात आती है तो इससे पहले क्या PTI को ये नहीं पूछना चाहिए कि अगर आप वाकई किसी असूल ज़ाब्ते पे बिलीव करते हैं, तो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आर्डर दिया कि इधर जलसा नहीं हो सकता, आपको उस फैसले पर एतराज़ था तो आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाते। आपने अपना फैसला दे दिया, आपने कहा कि हमने हर सूरत में जाना है, ये चीज़ हमने तय करनी है, ये हाई कोर्ट ने तय नहीं करनी कि हमने किधर करना है, हम संजानी में जाएंगे या कि हम डी चौक में जाएंगे। ये चीज़ें PTI के लेवल पर तय होना शुरू होगी। दूसरा कि जब इन पे अटक के हवाले से बात आई कि अटक में कौन से वेपन इस्तेमाल हुए हैं, उधर से शेलिंग के वो जो शेल्स थे वो ब्राज़ीली साख्त के थे या कोई और इस तरह की जो चीज़ें थी, जो चीज़ें मिली, या जो उधर बड़ी एक सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन के इक्विपमेंट इस्तेमाल हुए, तो बजाय इसके कि गवर्नमेंट इनको ये कह रही होती है कि जो आमतौर पे ये तासर ये होता है कि अगर किसी के पास इस तरह की चीज़ें हैं तो चांसेस ये हैं कि जो नेटो वाले असला छोड़ के गए हैं और वो हमारी अभी मार्केटों में भी अवेलेबल है, तो ये उन्होंने उधर से लिया होगा। गवर्नमेंट के पास तो ऑलरेडी है। वो इल्ज़ाम जो है वो PTI की तरफ से आ गया कि नेटो वाला असला हमारे लोगों पर इस्तेमाल किया गया। तो ये चीज़ सूरत जो है ना बड़ी ख़राब है। अगर 9 मई की बात करूँ, 9 मई को कौन सा ऐसा कैंट था कि जिधर जाके इन्होंने अटैक नहीं किया? मेरा खुद तल्लक गुजरांवाला से है, उधर रावली कैंट है, तो मेरे इलाके के लोगों ने मुझे भी अप्रोच किया कि कई लोग पकड़े गए। तो जो मेरे यानी कि जो लोग मेरे तक आए थे उनका तल्लक PTI से था। जब मैं पुलिस वालों को पूछता था वो कहते थे कि अगर किसी की वीडियो अवेलेबल है तो उसको कोई माफ़ी नहीं होगी, और मैं उधर से कोई बंदा किसी की सिफारिश नहीं कर सका क्योंकि उनकी वीडियो मौजूद थी। तो ये चीज़ें इतनी सादा नहीं है जिस तरह वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बात करते हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। अब आगे आ जाते हैं कि इस पे होना क्या है। जुडिशल कमीशन क्या किस नतीजे पे पहुंचेगा? जुडिशल कमीशन जो है वो एक फैक्ट फाइंडिंग कमीशन टाइप होता है। पहले हमारा था फैज़ाबाद कमीशन के हवाले से, फैज़ाबाद के जो धरना है उसके हवाले से कि जी जब कमीशन होगा ना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जब कमीशन की रिपोर्ट आई उसमें जिसको जोन से हकायक पसंद नहीं आए वो नाराज हो गया जी कि ये वाले जो है हकायक है ये तो ठीक है नहीं, ये कंप्रोमाइज हो गया। तो वो अभी भी होगा, जिसकी फेवर में चीज़ें नहीं आएंगी तो वो नहीं मानेगा। तो लिहाजा ये बात दुरुस्त है कि ये कोई ऐसा, जब फैक्ट सब लोगों के हकायक अपने अपने हो जाएं तो आपको कोई हकायक तलाश करने वाला कमीशन भी बनाएंगे तो वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचेगा। इसमें एक हीलिंग टच की ज़रूरत है। इसमें एक सियासी तौर पे अपनी ज़ात से आगे बढ़ के जाने की ज़रूरत है।
और इसमें जो सबसे बड़ी ज़रूरत है, जिस तरह मैं पहले बात इधर इसी फोरम पे हम करते आए हैं कि कोई रूल्स ऑफ गेम जब तक आप तय नहीं होते हैं, तो ये 9 मई वाला या ये जो 26 वाली बातें हो रही हैं, ये चलती रहेंगी और ये बार बार रिपीट होंगी। तो इसमें एक तो पॉलिटिकल क़यादत को आगे बढ़ना चाहिए। बैरिस्टर गोहर बातें करते हैं, लेकिन बेचारे उनका कोई अपनी पार्टी में कोई इतना असर और सूख है नहीं। इमरान खान जो है वही फाइनल अपना एक उनकी से होती है, वो साथ एक मुज़ाकरात की भी बात कर रहे हैं, साथ वो एक सिविल नाफरमानी की तहरीक की भी बात कर रहे हैं। तो ये जब तक कोई ऐसा कोई जिसमें ऐसा मौका कि जिधर ये एतराफ़ करें या ये कहें जी कि अगर हमारे लोगों ने किया तो हम इस पे माजरत करते हैं। मेरे ख्याल है कि ये जब कहते थे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, तो दूसरी तरफ जो है वो कहते हैं कि जो 9 मई को हुआ, जो डिफेंस इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया गया, तो वो भी इन्होंने रेड लाइन क्रॉस की है। तो ये बातें आज के दिन पे तो हमें शायद अच्छी लगे, लेकिन फ्रेंकली मुझे कोई ऐसा कोई काबिल अमल हल इसमें नजर नहीं आ रहा कि ये चीजें इससे को बेहतर हो जाएंगी। हीलिंग टच से मुराद आपकी क्या है? देखिए, हीलिंग टच ये है कि दोनों को अपनी पोजीशन से पीछे आना पड़ेगा। एक तो ये है कि पीटीआई को इस बात का इतराफ करना पड़ेगा। इवन आज हम जब ऑपरेशन की बात करते हैं जी कि पीटीआई के साथ बहुत कुछ हो रहा है, हम पूरी बात अगर करें तो पीटीआई क्या कर रही है, ये किस रद्द-ए-अमल में चीजें होती हैं, यानी कि अगर वो दोनों चीजों को मिलाकर देखेंगे फिर आइडिया होगा। तो इसमें मेरा ख्याल है कि पीटीआई को इस बात का उनको भी माजरत करनी चाहिए। चले ऐसी नहीं, कम अज कम ये तो बात करें नहीं कि अगर हमारे लोग थे हम उस पर माजरत हैं, लेकिन ये चीजें जो हुई गलत हुई, जिसने भी किया, कोई इस तरह की मुसालिहाना अप्रोच तो आनी चाहिए सर। लेकिन एक मिनट ना, ये फिर हीलिंग टच कैसे हुआ पीटीआई के लिए? ये तो वो कहेंगे कि आपने हमसे मनवा लिया ये बात। नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ ना, मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर पीटीआई अपनी पोजीशन से इतना हटेगी तो उसके जवाब में दूसरी साइड को भी उनको भी रिस्पॉन्ड करना चाहिए कि चले हम कोई एक क्या कहते हैं कि कोई आगे बढ़ने की बात हो सकती है। अब यह है कि दोनों की अपनी अपनी एक स्टेटेड पोजीशन है जिससे कोई हटने को तैयार नहीं, और उनको ये लग रहा है, पीटीआई को भी लग रहा है कि अगर हम बात मान जाएंगे तो इसका मतलब है कि बात तो हमारे पे आन पड़ेगी। तो आई डोंट थिंक सो, यानी कि इसमें कोई और हमारे टाइम पर और पीटीआई के पास मुख्तलिफ टाइम पर काफी मौके आए हैं। मैं तो ये जो गवर्नमेंट है, ये जितनी कमजोर गवर्नमेंट है, मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत ज्यादा एक कोई इस पोजीशन में है को अपने आप को असर्ट कर सके। अच्छा। ये तो एक पीटीआई वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट है, ये इन दोनों के दरमियान जारी लड़ाई है, और जब तक वो दोनों अपनी अपनी पोजीशन से पीछे नहीं हटते ये चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। और मैं इस चीज पे बड़ा एक स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि जितना ज्यादा फौज को ओवरऑल नुकसान पीटीआई ने पहुंचाया प्रोपेगेंडा करके, और बहुत झूठा प्रोपेगेंडा भी किया है, ये शायद ही कोई हमारी हिस्ट्री में कभी किसी ने इतना नुकसान पहुंचाया हो, तो लिहाजा उन्हें पहला स्टेप उन्हें लेना पड़ेगा। साफी साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ दरमियाना रास्ता निकालना पड़ेगा या सियासी इसका हल ढूंढना पड़ेगा, इन तहकीकात से कुछ नहीं, तो क्या आपकी भी ये राय है? और क्या फिर यही होगा कि हम जब भी बात करेंगे 9 मई या 26 नवंबर की, तो ये कांटा बन के चुभता रहेगा कि किसी को पता नहीं चलेगा हुआ क्या, कौन सच्चा कौन झूठा, बस आगे मूव ऑन कर गए हम? देखिए, कुछ ना कुछ करने के लिए कुछ ना कुछ तो संजीदा होना पड़ेगा, और कुछ ना कुछ तो अपने अपने जराइम का एतराफ़ करना पड़ेगा। अब मसलन अगर पीटीआई ये कहे कि 9 मई कोई वाक़या ही नहीं हुआ है या 9 मई को उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, तो इस तरीके से तो बात नहीं हो सकती। जिस तरह उमर ने फरमाया कि पूरा पाकिस्तान उसका गवाह है, उसके वीडियो फुटेजेस मौजूद है, उनके ऑडियो मैसेजेस मौजूद हैं, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो अक़ली लिहाज से भी अगर आप देखें, एक एक जगह का तज्ज़िया करें, एक एक चौनी का तज्ज़िया करें, तो उससे ये लगता है कि वो काम पीटीआई ने किया है। इसी तरह ये जो दूसरा अभी 29 वाला वाक़या है, तो उसमें भी उमर की इस बात की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि ठीक है, अगर हुकूमत की तरफ से फिर लोगों को मारा गया है तो क्यों मारा गया है। और ये दूसरी मर्तबा पीटीआई ने पहले सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की थी, डी चौक जाने से मना किया गया था, और उस बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे हुकूमत को उन्हें आने की इजाज़त दी गई थी। उस वक़्त भी वो केस तो 2 साल से सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है, और दूसरा ये अभी भी अदालत का फ़ैसला मौजूद था, तो इनकी तरफ से भी ऐसा हुआ है। लेकिन हुकूमत के
हाथ भी इतने साफ नहीं है, इतने मासूम हुकूमती साइड भी नहीं है। वहाँ से भी गलतियाँ हुई है, वहाँ से भी बार बार लोगों को पकड़ा गया है, वहाँ से भी एक एक केस में दर्जनों मुकदमात बनाए गए हैं। तो कुछ हुकूमत को हकीकत पसंद बन के अपनी गलती तस्लीम करके रियायत देनी चाहिए पीटीआई की लीडरशिप को, और कुछ पीटीआई की लीडरशिप को हकीकत पसंद बन के अपनी उन चीज़ों पे माफ़ी मांगनी चाहिए, माजरत करनी चाहिए या तस्लीम करना चाहिए एटलीस्ट उस हद तक। रीमा, हम देख रहे हैं अभी कल ही या परसों 9 मई के सिलसिले में जो 9 मई के बाद पार्टी के खिलाफ मुबैना तौर पर जबर हुआ रियासत का, उसको टेकअप कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने। जुडिशल कमीशन का उसके अंदर भी मुतालबा किया गया इमरान खान से। क्या आपको लगता है जुडिशल कमीशन ही दोनों वाक़यात के लिए सही फोरम है और यहाँ से कुछ आगे बन सकता है, या वापस ये घूम फिर के फिर सियासी अरीना में ही बात आएगी? जी शुक्रिया अलीना। मैं इस सिचुएशन को थोड़ा मुख्तलिफ तरह से देखती हूँ। 9 मई से शुरू कर लेते हैं। पीटीआई और हुकूमत के बीच में जो भी होता है, जो भी पॉलिटिकल हल निकलता है, बातचीत होती है, कौन माजरत करता है कौन नहीं करता, मेरे लिए ये इतनी रेलेवेंट बात नहीं है, क्योंकि जब 9-10 मई के वाक़यात हो रहे थे, हमारे लिए वो एक अनप्रेसिडेंटेड वाक़या था। वो एक ऐसी चीज़ थी जो मैंने एटलीस्ट इस तरह नहीं देखी। इतने शहरों में आपकी सेंसिटिव मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे, बिल्डिंग्स पे हमले हो रहे थे। तो उसके बाद अगर आप ये कहेंगे कि माफ़ी मांग लो, तो आई डोंट थिंक दैट इज़ इनफ। वो होना क्या चाहिए कि सच सामने आना चाहिए और एहतसाब होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये पता लगना चाहिए कि उस वक्त जुर्म क्या था। क्या वो एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थी, वैंडलिज्म था, राइटिंग थी जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, या जो 9-10 मई के फौरन बाद हुकूमत का उस वक्त पर्सपेक्टिव था और बहुत कॉन्फिडेंटली वो कहते थे कि ये एक म्यूटनी का अटेम्प्ट था जो फेल हो गया। म्यूटनी का मतलब कि पीटीआई ने फौज के कुछ लोगों के साथ मिल के फौज के खिलाफ एक साजिश करने की कोशिश की जो कि नाकाम हो गई। ये नैरेटिव था उस वक्त हुकूमत का, और उन्होंने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस आफ्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमारे पास एविडेंस मौजूद है, शवाहिद मौजूद है। लेकिन हुआ क्या उसके बाद? हमने देखा कि जो पीटीआई की लीडरशिप जिसका हुकूमत नाम लेती थी, वो अगर पीटीआई छोड़ देते थे या किसी और पार्टी में शामिल हो जाते थे तो उनको बेल मिल जाती थी, उनको एक तरह से माफ़ी मिल जाती थी। फिर हमने देखा पूरा एक नैरेटिव बनाया गया कि ये जुराइम इतने संगीन हैं कि सिर्फ मिलिट्री कोर्ट्स इनको सुन सकती हैं, हमारी आम अदालतें फेल हो गई हैं, वो इस काबिल ही नहीं है कि वो इन केसेस को सुने। ये पूरा नैरेटिव बना के 103 लोगों को मिलिट्री डिटेंशन में भेज दिया गया। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस सामने आया तो ये पता लगा, अटॉर्नी जनरल साहब ने ये एतराफ़ किया कि जुराइम जो अक्सर लोगों के खिलाफ जो एलिगेशंस हैं वो इतने सीरियस जुराइम की नहीं है। 2 से 3 साल की उनकी सजाएं हैं, ठीक है। उसमें से 20 लोगों को उनकी सजा 1 साल थी जिसके लिए उनको कन्विक्ट किया गया और उनको छोड़ भी दिया गया। अब ये देखिए पूरा नैरेटिव क्या था कि ये तो दहशतगर्दी से भी ज्यादा संगीन जुर्म है, ये सिविलियन अदालतें कैसे सुन सकती हैं, और जो एक्चुअल केसेस सामने आए वो क्या थे। फिर हमने देखा इमरान खान साहब के साथ कि पे जो FIRs हुई 9 मई की, मैंने फिर से चेक किया है, उसमें कोई तफसील से बताया नहीं गया कि उन पे क्या एलिगेशन है म्यूटनी की, किसको वो बेनिफिट करना चाह रहे थे, किसके साथ फौज में मिलके उन्होंने इस म्यूटनी की कोशिश की। FIRs इस पे खामोश है। एक FIR मुझे मिली जिसमें सेक्शन 131 PPC का डाल दिया गया जो अबेटमेंट टू म्यूटनी का चार्ज है, लेकिन डिटेल्स उसकी कुछ नहीं है कि एलिगेशन क्या है। तो वो जो हुकूमत का पूरा नैरेटिव था, जो इस्टेब्लिशमेंट का भी नैरेटिव था कि ये एक म्यूटनी की फेल्ड साजिश थी, वो हमें FIRs में उस तरह नहीं मिलती। फिर हमने देखा कि ये बात सामने आई कि 3 लोग हैं जिनको नेग्लिजेंस के ऊपर फौज से टर्मिनेट कर दिया गया है, 3 ऑफिसर्स हैं सर। उसमें भी ये नहीं बताया गया कि सिर्फ नेग्लिजेंस थी या वो किसी म्यूटनी की कंस्पिरेसी का हिस्सा थे, नहीं बताया गया हमें। फिर हमने देखा इमरान खान साहब को सजा होती है तोशाखाना केस में, साइफर केस में, इद्दत केस में इलेक्शन से पहले। 9 मई के किसी केस में आगे हम उस तरह से पेशरफ्त नहीं देखते। इलेक्शन के बाद अगस्त में जाके पता लगता है अब ये बातें
सोर्सेस के थ्रू आ रही थी कि फैज हमीद का नाम भी है इस केस में कहीं जुड़ा हुआ, लेकिन अगस्त में जाके 1 साल 3 महीने 9 मई के बाद जाके हमें ये पता चलता है कि फैज हमीद को टॉप सिटी केस के हवाले से डिटेन किया गया है, अरेस्ट किया गया है और उन पे रिटायरमेंट के बाद पॉलिटिकल एक्टिविटीज पे भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। कुछ देर बाद हमें पता लगता है कि और लोगों की भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन डिटेल नहीं पता लगती किस लिए। ना हम म्यूटनी का कुछ हमें अल्फाज नजर आता है उस प्रेस रिलीज में, ना ये नजर आता है कि कोई साजिश हो रही थी फौज के खिलाफ जिसमें वो मुलविस थे और कौन लोग मुलविस थे, ये हमें नहीं पता लगता। और कल एक और प्रेस स्टेटमेंट आती है जिसमें 9 मई का जिक्र तो है, लेकिन ये समझ नहीं आती कि एग्जैक्टली क्या रोल था, जो किस चीज़ पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है जिसमें फैज हमीद और इमरान खान जो पॉलिटिकल पार्टी का वो नाम लेते हैं वो उसमें मुलविस है। अब मुझे तशवीश ये है, कंसर्न ये है कि पाकिस्तानी शहरी होने के नाते मैं ये नहीं चाहती कि पीटीआई माफ़ी मांग ले, हमें पता ही ना हो किस चीज़ के लिए माफ़ी मांगी है, क्योंकि 2-3 बिल्कुल मुख्तलिफ इल्ज़ामात हैं जो लगाए जा रहे हैं। फौज या एस्टैब्लिशमेंट, सियासत, आपकी हुकूमत वो माफ़ी कबूल कर ले, इसका मतलब है ये पूरा जो केस था, ये जो पूरा मामला था, वो एक पॉलिटिकल बार्गेनिंग चिप थी बस, कि जब आपका दिल चाहे आप उसको इस्तेमाल करें। अभी तो लोग ये बात करें कि फांसियां लगाई जाएंगी 3 लोगों को, 4 लोगों को, पूरा ये नैरेटिव बनाया जा रहा है और अब हम कह रहे हैं कि माफी मांग लो। मतलब ये व्हाट इज दिस? किसी को क्या सच्चाई का कुछ है कि हमें पता चले क्या 9-10 मई को हुआ, या बस सोर्सेज के थ्रू हम ये इंफॉर्मेशन सुनते रहेंगे, जब पॉलिटिकली मतलब जरूरत होगी तो आप इसको फिर से एक बड़ी चीज बना देंगे और फिर जब आपको डाउन प्ले करना होगा आप उसको डाउन प्ले कर लेंगे। सो ये एक बहुत ही, और जुडिशल कमीशन इसका कोई हल नहीं है। जो सबने बात की कब जुडिशल कमीशन है, जो भी ये कमीशन बनती है, कमीशन ऑफ इंक्वायरी के तहत बन जाए, वो आपको सच हकाइक सामने आते हैं। बट ओवरऑल मैं बात करूं तो हल क्या है? रियासत ने रियासत ने जिस तरह से इस केस को डील किया है वो सच तक नहीं पहुंचना चाहते, ना ही वो एहतसाब की तरफ पहुंचना चाहते हैं। 9 मई पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल होगा एज ए पॉलिटिकल बार्गेनिंग चिप, ये ऑब्जेक्टिव नजर आता है। इसलिए सॉल्यूशन यही है कि जब मामला तय हो जाएंगे पीटीआई के साथ, या पीटीआई सरेंडर कर जाएगी या कोई और सिस्टम इन प्लेस होगा, तब ये मामला खुद ही खत्म हो जाएगा। बट मुझे जो मैंने आपको बताई है कहानी, ये मई 2023 वही ना जो मैं बार-बार आप लोग 2024 तक आप ही मुझे बताएं, डू यू इंस्पायर करती है कॉन्फिडेंस आप में कि रियासत बहुत डेडिकेटेड है, सीरियस है एहतसाब के अमल की तरफ? मैं तो बल्कि बार बार यही सवाल पूछ रही हूँ कि कल को अगर आप मैं दोबारा से इस पैनल पे बैठ के बात कर रहे होंगे, लेट्स से सब कुछ अच्छा हो जाता है, मुज़ाकरात हो जाते हैं, तो हमें क्या कभी नहीं पता चलेगा कि 9 मई में सही कौन था, गलत कौन था? क्या हम इसी तरह से फिर डिबेट करते रहेंगे? बहुत सारे सवालात हैं। लेकिन रीमा ने इंटरेस्टिंग पॉइंट कहा कि शायद माफ़ी काफ़ी नहीं है। बाकी हमारे तज्जियाकारों ने बार बार कहा कि माफ़ी से आगे कुछ ना कुछ सियासी हल निकालना चाहिए। ज़रा इसके ऊपर बात करते हैं आफ्टर ब्रेक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की भी हम बात कर रहे हैं, साथ साथ मामला किस तरह से आगे चलेगा। ये जो 2 वाक़यात बड़े 9 मई और 24 नवंबर का वाक़या, इसके ऊपर हमारे तज्जियाकारों ने जो अपनी राय का इजहार किया है। तो उमर, ब्रेक से पहले जैसे रीमा ने कहा माफ़ी काफ़ी नहीं है, इसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्या वाकई में इसी तरह से है कि पीटीआई के ख़िलाफ़ इसको बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा? आइंदा जाके हमें क्लैरिटी नहीं मिलेगी इस चीज़ के ऊपर? अलीना, मैं तो चाहता था कि बात माफी पर खत्म हो जाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे रीमा आगे लेकर जाना चाह रही है। तो देखिए, मैं जो बात कर रहा हूँ, कौन सा मेरी बात ना को पीटीआई वालों ने माननी है ना एस्टेब्लिशमेंट ने माननी है। मैं तो ओवरऑल जितनी हमारे मुआशरे में तकसीम हो चुकी है, मैं तो उसके हवाले से सोच रहा हूँ कि व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड। मैं तो उस हवाले से बात कर रहा हूँ। अदरवाइज सर, इस तकसीम को भी माजरत सर, इस तकसीम को भी मिटाने का बेहतर हल ये नहीं होगा कि सच सामने आए? अलीना, सच में वो भी मैंने आपको पहले बताया कि हर बंदे का अपना अपना सच हो चुका है। जो एक साइड का सच है वो दूसरी साइड नहीं मान रही, और हर बंदा एक होल में रहता है, एक एको चैम्बर में है। उधर जो सच बोला जाता है वो ही सुना जाता है, और लोगों को इतना शऊर आ चुका है कि वो इतने ब्लाइंड हो गए हैं कि वो अपनी मर्जी के अलावा कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। फैक्ट्स जो हैं, फैक्ट्स आइडियली तो गैर मुतनाज़ा होने चाहिए कि अगर 2 लोग हैं उनके दरमियान इख्तलाफ राय है, तो अगर कोई ऐसे को प्रूवेबल फैक्ट्स दरमियान में आ जाते हैं तो उस पर लोग एग्री करते हैं, नहीं मानते लोग।
तो अभी मैं तो उस तनाज़ुर में बात कर रहा था कि हीलिंग टच का आपने मुझे पूछा था, तो मैं कह रहा था कि यही हो सकता है कि कोई चले, अगर कोई स्पेसिफिकली बात ना करे कि हम इसमें शामिल हैं, तो चले इस तरह करते हैं कि अगर कोई ये तासर है कि हम इसमें शामिल है तो हम इस पे माजरे जाते हैं। मैं तो उस हवाले से बात कर रहा था, मुझे नहीं पता कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस बात पे एग्री करती है या नहीं करती। उनके लिए भी वो भी उसको अपना इशू बनाए हुए हैं कि वो कहते हैं कि रेड लाइन है। अब जो अगली बात है ये है कि इसका हल क्या है। पहली तो मैं बात कर रही हूँ जो रीमा कह रही थी मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, बेसिकली ये है कि दो तरह के केसेस बने। ये जो एंटी टेररिज्म कोर्ट में केसेस गए और कुछ गए मिलिट्री कोर्ट्स में, जो उस टाइम हमें पता चला डिवीजन कुछ इस तरह से हुई कि जो लोग डायरेक्ट अटैक करने में शामिल थे उनको मिलिट्री कोर्ट्स में भेजा गया। अच्छा, उसमें कोई माइनर ऑफेंस भी थे, कोई मेजर ऑफेंस भी थे। ये जो बातें हो रही है ना कि इतने लोगों को निकाल दिया गया, वो सब तो कोई जरूरी नहीं कि उसमें ग्रेव ऑफेंस में हो, लेकिन वो उस कैटेगरी में फॉल किया, लिहाजा उधर चले गए। दूसरे जो है वो एंटी टेररिज्म कोड में थे, जो कि इंस्टॉलेशन से जरा पीछे थे। आई डोंट नो कि उन पे क्या क्या ऑफेंस लगे, ये बात होगी। बाकी मैं तो माफी उस तनाज़ुर में बात कर रहा था कि अल्टीमेटली इस मसले का कोई हल निकलना नहीं है। हम ये बहस करते रहेंगे, हमारे मुआशरे में तकसीम बढ़ती जाएगी। और मैं भी एज अ थर्ड पार्टी बात कर रहा हूँ, जो लोग इसमें पार्टी हैं, एक मुल्ज़िम है और दूसरा इसमें अपने आप को विक्टिम समझता है। क्या जो अपने आप को विक्टिम समझते हैं, क्या वो इस बात को मानते हैं या नहीं मानते? आई डोंट थिंक सो। मेरे तो ख्याल में जब हम बात कर रहे थे कि कमीशन बनना चाहिए, तो मैं सोच रहा था कि अगर कमीशन से भी नहीं मसला हल हो सकता तो और क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है। वे फॉरवर्ड यही है कि कोई दरगुजर जिसमें कोई एतराफ कर लिया जाए, दोनों साइड से एतराफ कर लिया जाए कि एक साइड ये कह दे कि अगर हमारे यहाँ पे गलती हुई है हम माजरत करते हैं और हम अपनी आइंदा के लिए हम गारंटी देते हैं कि जो एक एहतजाज के भी असूल हैं उसके अंदर रहते हुए करेंगे। हमको खुद फैसला नहीं करेंगे, हम ये मामलात अदालतों के मामलात अपने हाथ में नहीं लेंगे कि हमने कब एहतजाज करना है और कैसे करना है, ठीक है, उसका कोई तरीकाकार। तो इस तरह से अगर कोई असूल ज़ाब्ते तय हो जाएंगे तो आगे बात बढ़ेगी। अगर नहीं है तो फिर आप देख लें कि अगर किसी का ये ख्याल है कि हम जो है एक उसको कानूनी तरीके से हल कर सकते हैं तो वो भी करके देख लें। वो भी हमारे लिए एक एक्सपेरिमेंट होगा। एटलीस्ट मेरे नॉलेज में नहीं है, मुझे कोई सोल्यूशन उस तरह का नजर नहीं आ रहा। अगर कोई कानूनी तरीके से हो सकता है तो बहुत ही अच्छी बात। रीमा कुछ कहना चाहेंगे? अलीना, ये मिलिट्री कोर्ट्स वाली बात मैं क्लैरिफाई कर लूं। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जिसके तहत इन 103 लोगों को इनको ट्रायल किया जा रहा था, उसमें मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला कोई ऑफेंस ही नहीं है। ये एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत ऑफेंस बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी कहा कि ये कोई सेंस नहीं बनती, आपने किस तरह इन 2000-3000 लोग थे, कुछ को आपने मिलिट्री ट्रायल के लिए भेज दिया। उसमें भी अटॉर्नी जनरल ने एतराफ़ किया कि कोई डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट का केस है ही नहीं, जबकि बयानिया ये बनाया गया कि ये दहशतगर्दी से भी बदतर ऑफेंसेस हैं, इतने सीरियस ऑफेंसेस हैं कि सिविलियन कोर्ट्स में ये आ नहीं सकते। सो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है। अगर आप देखें सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स फॉलो करें, यू विल आल्सो सी, और फिर आपको लगेगा कि क्या आपने बेवकूफ़ बनाया कौम को ये कह के कि मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल होगा। एक्चुअली देखा 20 लोगों के 1 साल की सज़ा, अटॉर्नी जनरल ने कहा अक्सर जो बाकी बच्चे हैं उसमें 2-3 साल की सज़ा है। तो ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है, आई थिंक इसको एक्नॉलेज करना चाहिए। दूसरी बात ये अलीना, देखिए हम इस वक्त जो सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, सोल्यूशन जो है वो इन मामलात के हल से नहीं आएगा। जो द प्रॉब्लम इज मच ग्रेटर, जो एक्चुअल इस वक्त हमारे सिस्टम चल रहा है उसके मसाइल जो हैं वो इन 2 वाकयात के हल से नहीं निकलेंगे। जब वो सिचुएशन रिजॉल्व हो जाएगी, जब पीटीआई पे एक फैसला हो जाएगा कि उसका क्या करना है, जब इस मुल्क में क्या निज़ाम है, रूल्स ऑफ द गेम की उमर बात कर रहे थे। फ्रैंकली इस वक्त जो रूल्स ऑफ द गेम है वो ये है कि जमहूरियत इस मुल्क में नहीं चल सकती, क्योंकि जमहूरियत में आपको पीटीआई जैसी पार्टी जो है वो इक़्तिदार में आ जाएगी, जो मुल्क की स्टेबिलिटी, मुल्क की जो एक मुल्क के लिए इतनी नुकसानदेह है कि बेहतर है कि आपकी जो पॉलिटिकल एलीट है, आपकी बिजनेस एलीट है, आपकी इस्टेब्लिशमेंट है, वो इकट्ठा होकर मुल्क को बचाए। बयानिया ये है कि इस वक्त पाकिस्तान इज नॉट रेडी फॉर डेमोक्रेसी, और उसमें ऑफ कोर्स पीटीआई, क्योंकि वो इस वक्त पॉपुलैरिटी उसकी ज़्यादा है, वो उनको लगता है इलेक्शंस उनके लिए बेहतर हैं, तो वो उसको रेजिस्ट कर रही है। मैं ये नहीं कहूँगी, रोमांटिसाइज नहीं करूँगी कि वो कोई बहुत डेमोक्रेटिक पार्टी है या एंटी एस्टैब्लिशमेंट पार्टी है, लेकिन इस वक्त जो डायनामिक है वो
इलेक्शंस या पॉपुलर सॉवरेंटी के हक में है क्योंकि उनको सूट करता है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं, मेरा ये मानना है, जब हम बात करते हैं, सॉरी एक लास्ट लाइन, कि मिलके बैठ जाए, कर ले, वो कर ले, आई थिंक ये इस वक्त मुल्क में बहस रह ही नहीं गई कि पॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठा होकर एस्टैब्लिशमेंट को साइड पे करना है। इस वक्त इस मुल्क में बहस ये है कि क्या हमने जमहूरियत हमारे लिए एक अच्छा निज़ाम है, इसमें खौफ ये है कि पीटीआई आ जाएगी तो ये हो जाएगा। दूसरी तरफ इस वक्त आपका जो सिस्टम है वो अनडेमोक्रेटिक है, वो आइन के बिल्कुल खिलाफ है मेरी नजर में, और वो एक अनअकाउंटेबल सिस्टम है जिसमें हम कोई तरीका ही नहीं रह गया कि इस सिस्टम को जो इस वक्त इक्तदार में है लोग, कुव्वतें, ताकतें, उनको किस तरह अकाउंटेबल ठहराया जाए। तो ये एक मेरी नजर में कॉन्ट्रडिक्शन है इस वक्त इस मुल्क में। मेरा ख्याल है कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज मुख्तसर रखिएगा ताकि मैं बाकी दोनों पैनलिस्ट की भी राय ले लूं। उमर, अलीना, ये जो डेमोक्रेसी की बात हो रही है ना, असल में ये जो मैं रूल्स ऑफ गेम की बात कर रहा हूँ, अल्टीमेटली अगर कोई नून लीग आ जाती है तो पीपल्स पार्टी को मसला नहीं है, अगर पीपल्स पार्टी आ जाती है तो नून लीग को मसला नहीं है, क्योंकि वो रूल्स ऑफ गेम के अंदर रह के खेलते हैं। ठीक है, वो एक दूसरे के मैंडेट का एहतराम करते हैं, सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयों पर फोकस नहीं करते। पीटीआई जो है वो इस मामले में अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड है उसका, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग अपने अपने लेवल पर बड़े स्केर्ड हैं कि ये आएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अगर वो एक जमहूरी पार्टी के तौर पे आती है, एक जमहूरी अंदाज में चलती है, तो फिर तो मसले ही नहीं है। बेसिकली पीटीआई, ये एक हमारा डायलेमा भी है कि पीटीआई के पास मैंडेट भी है लेकिन उसका मिजाज, उसमें जमहूरियत नहीं है। उसकी नजर में सिर्फ ये है कि जमहूरियत को इस्तेमाल करके आप एक अपनी शख्सी आमरीत कायम करें। तो असल इशू ये है, रूल्स ऑफ गेम की उस तनाजर में बात होती है कि वो अगर हो जाए तो पीटीआई के मैंडेट का भी किसी को इशू नहीं होगा। मजीद बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शहजाद, अगर ऐसा है लेकिन अवाम इसके साथ ही कबूल कर रहे हैं उनको, तो फिर क्या किया जाए? अच्छा, एक तो ये जो बात कर रहे हैं उमर चीमा माफी के हवाले से, आपको याद होगा कुछ माह पहले डीजी आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने ये कहा था कि अगर सबके दिल से माफी मांग ली जाए तो ही मामला आगे बढ़ सकते हैं। 9 मई के हवाले से उन्होंने ये बात की थी। उस वक्त मेरे ख्याल से मामला थोड़े से डिफरेंट थे। मुझे नहीं पता कि वो पेशकश अभी ऑन द टेबल है या नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि उस वक्त वो 26 नवंबर नहीं हुआ। उन्होंने अपनी पूरी जो कुव्वत है मुजाहिरीन को बाहर निकालने की, उसको शायद आजमाया नहीं था। तो आप शायद फौज ये फील करती हो, एस्टैब्लिशमेंट फील करती हो कि वो ज्यादा एक मजबूत बार्गेनिंग पोजीशन पे है और तहरीक इंसाफ को जो है अपनी एक जो प्रोटेस्ट था उसमें क्योंकि धचका लगा है तो वो एक कमजोर पोजीशन में। तो आई डोंट नो वो टेबल पर है या नहीं। मेरे ख्याल से उमर जो बात कर रहे हैं वो उस वक्त की एक बात थी। लेकिन अभी आपने जब कहा ब्रेक में जाने से पहले कि मैंने कहा है कि माफी के बाद ये मामला आगे बढ़ जाए, मैंने ये नहीं कहा। मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि जब आप 9 मई को कहते हैं कि इस तरह का वाकया कभी तारीख में नहीं हुआ है और ये बगावत है, तो एक माफी पे फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मामला आगे बढ़ सकते हैं। मैंने उस वक्त भी इस चीज को ऑब्जेक्ट किया था कि जो लोग उसमें मुलविस हैं जलाओ घेराव में, जिसने तशद्दुद किया है, जो पुरतशद्दुद मामलात में थे, उसको वो सजा मिले। और अगर म्यूटिनी का मामला है तो मेरे ख्याल से रीमा ने उसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी कर दिया। लेकिन अभी मैं सिर्फ ये सोच रहा था, जो ये बात कर रहे हैं उमर के टेबल पे बैठ के अगर माफी मांग ले और पीटीआई ये कहे कि आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा, रियलिस्टिकली ऐसा होता नहीं है। मैं बता देता हूँ कि माजी में भी क्या हुआ है। कोई आके माफी नहीं मांगता अपने गुनाहों की कि मुझे माफ कर दें, आइंदा मैं नहीं करूंगा। लेकिन लेट्स सपोज अगर ये हो भी जाता है तो पीटीआई का एक बड़ा मसला ये था कि 8 फरवरी को तो हम जीते हैं, तो क्या बार्गेनिंग इस तरह होगी कि वो 9 मई पे माफी मांगेंगे और जो जो उसके रहनुमा मुलविस थे या नहीं भी थे वो तो अंदर थे, पार्टी भी आपने तोड़ दी, तो क्या जो मैंडेट है वो सरेंडर करेगी नून लीग फिर पीटीआई को कि ठीक है 9 मई पे आप गलत थे, आप माफी मांगे, अगर इमरान खान मुलविस है उसको भी सजा हो, शाह महमूद मुलविस है उसको भी सजा हो, कारकुनान जो है मुलविस है उनको भी सजा हो, लेकिन मैंडेट पीटीआई को आप वापस दे दें क्योंकि 8 फरवरी को वो इलेक्शन जीते हैं। इज दैट पॉसिबल? आई मीन होना तो यही बार्गेन चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से एक आइडियल वर्ल्ड में हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली इसको होते हुए नहीं देख रहे हम। दूसरा जो रीमा ने एक बात की थी, ये माजी में हमेशा ये देखा गया है कि माफिया नहीं होती, सेटअप चेंज होते हैं तो मामलात बदल जाते हैं। नवाज शरीफ साहब की 2 मिसालें ले लें। परवेज मुशर्रफ ने उनको इक़्तिदार से निकाला, जिला वतन रहे, परवेज मुशर्रफ कमजोर हुए, बेनजीर आई, नवाज शरीफ भी आ गए, तमाम हाईजैकिंग केसेस और जो उनके ऊपर केसेस थे 14-14 साल के, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गए। फिर जब बाजवा साहब का टेन्योर आया उसमें भी नवाज शरीफ को सजाएं हुई। क्या नवाज शरीफ ने आके कोई माफी मांगी? नहीं। बाजवा साहब का जो है वो दिल भर गया इमरान खान से, पता चल गया वो एक फेलियर है और जो है सारा निजाम ने अपना जो सिमत है वो बदल ली। जब सिम बदल ली नवाज शरीफ साहब के लिए आसानी हो गई, ना कोई ना जो केसेस थे वो लीगली भी खत्म हो गए। तो मेरे ख्याल से हमने जब भी शिफ्ट देखा है वो इसी तरीके से हुआ है कि सेटअप तब्दील हो जाता है या सेटअप की राय तब्दील हो जाती है
और इसी तरीके से हल निकलता है। सर इंसाफी साहब नहीं, लेकिन एक चीज हम देख रहे हैं ना, हलचल हो रही है। वाडा साहब जो बड़े ताकतवर समझे जाते हैं सियासतदानों के अंदर, वो बड़ी हलचल कर रहे हैं आजकल। कहते हैं एक तरफ के थोड़ी न्यूज़ टाइट भी होगी पीटीआई के कुछ बड़ों के अराउंड, लेकिन फिर वो पीटीआई के लिए कुछ गुंजाइश भी खोल रहे हैं। क्या चल रहा है साफी साहब ये? देखिए, कुछ भी नहीं चल रहा है। मुस्लिम लीग नून हुकूमत कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट की उसे सपोर्ट हासिल है, और पीटीआई ये कोशिश कर रही है कि वो माजी जैसी पीटीआई बन जाए। देखिए, असल में ये हुआ था कि अभी अगर पीटीआई का मैंडेट चोरी किया गया है और मुस्लिम लीग नून को बिठाया गया है, तो इसी तरह 2018 में मुस्लिम लीग नून का मैंडेट चोरी किया गया था और उसकी जगह पीटीआई को बिठाया गया था। अब अगर आप कहें तो दोनों का हिसाब बराबर हो गया। उस वक़्त मुस्लिम लीग नून के लोगों को नाजायज़ जेलों में डाला गया और उनको रगेदा गया। अब के बार पीटीआई के साथ वही कुछ हो रहा है, तो दोनों का हिसाब बराबर हो गया है। अलबत्ता उन्होंने 3.5 साल नाजायज़ हुकूमत की थी, इनकी नाजायज़ हुकूमत को अभी एक साल भी नहीं हुआ है। तो जब बैठेंगे तो एक तो ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस होनी है और उसका कि कोई तरीका निकालना होगा। दूसरी बात एक हमें ये ज़हन में रखनी चाहिए कि हम इधर सिर्फ डिस्कस करते हैं पीटीआई और मुस्लिम लीग नून को। ये मुल्क सिर्फ पीटीआई और मुस्लिम लीग नून का नहीं है। इस मुल्क में और भी लिसानी इकाइयाँ हैं और इस मुल्क में और भी सियासी क़ुव्वतें हैं। वो मुज़ाकरात कामयाब होंगे जो ग्रैंड डायलॉग होगा, जिसमें इस मुल्क के तमाम स्टेक होल्डर्स उनको बिठा दिया जाए। मसलन मौलाना फजल रहमान साहब भी इलेक्शन को नहीं मानते, तमाम कौम परस्त जमातें भी इलेक्शन को नहीं मानती, तो आखिर उनको भी आपको कोई हैसियत देनी होगी, उनको भी साथ बिठाना होगा, उनको भी मुतमईन करना होगा। ठीक है, तो इसको सिर्फ 2 जमातों तक महदूद नहीं रखना चाहिए। सर ये जो अभी साथ बैठे हैं हुकूमत और पीटीआई, आप उससे आगे कुछ निकलने के लिए कितने होपफुल हैं? अभी माहौल है ऐसा कुछ या नहीं? तलखियाँ तो बहुत हैं और एक दूसरे को कंडेम करने का सिलसिला भी ज़ोरों पे है, लेकिन सियासत मुज़ाकरात ही का नाम है। और ये सिर्फ अगर ये तो एक कौम के अफराद है, मसलन बैरिस्टर गौहर और शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान एक कौम के, एक मज़हब के और एक ही सोसाइटी के लोग हैं। मुज़ाकरात तो आप देखें कि अफ़गानिस्तान जैसे मुल्कों में भी आखिर में तालिबान और अमेरिका के मुज़ाकरात पे ख़त्म होते हैं। तो अगर आलमी तनाज़ात का हल मुज़ाकरात है तो मकामी तनाज़ात का हल तो मुज़ाकरात ही है, लेकिन उसके लिए शर्त ये कि एक तो बैठा जाए और दूसरा ये कि मुज़ाकरात पब्लिक स्पेयर में नहीं हो सकते। मुज़ाकरात को आप अगर नतीजा खेज बनाना चाहते हैं तो वो ये है कि उसको खामोशी के साथ किया जाए और किसी नतीजे तक। सर ये अब आपने एक और मामला छेड़ दिया जिसके ऊपर एक और बहस छिड़ सकती है, लेकिन हमारे पास आज प्रोग्राम में वक्त ख़त्म हो गया है, तो इस बहस को किसी और दिन के लिए ज़रा रख लेते हैं। आज हमारा जो बुनियादी सवाल है इसके ऊपर हमारे तज्ज़ियाकारों की ज़रा राय बटी हुई है, लेकिन आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा, हमें बताएँ आपको किसकी राय में ज़्यादा वज़न लगा। अभी इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।